Hello everyone. So in this lecture, I will be discussing the solution of electronics portion of CSIR NET exam that was held in June 23. So this is your first question and this is based on the timing waveform. ठीक है? So एक बार मैं read कर देता हूँ इस question को. So for the given logic circuit, the input waveforms A, B, C and D are shown as a function of time. Then to obtain the output Y as shown in the figure, the logic gate X should be. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको टाइमिंग वेवफॉर्म दे रखी है. ठीक है, जो भी आपके इनपुट ए बी सी डी और आउटपुट वाई है उनका टाइमिंग वेवफॉर्म दे रखी है. आपको इन टाइमिंग वेवफॉर्म को एनालाइज करके बताना है कि ये लॉजिक गेट एक्स कौन सा हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोच है, बट हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो हमें एक मेथड पता होना चाहिए और किस टाइप से हम एनालाइज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. राइट, सो मैं एक बार मेथड एक्सप्लेन करता हूं और उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस आपको कैसे मॉडिफाई करके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. राइट, सो देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. मॉडिफाई इन द सेंस कि हमसे पूछा है कि लॉजिक गेट एक्स कौन सा है. सो हम एज्यूम करते हैं कि मेरे पास लॉजिक गेट कोई है जिसके इनपुट को मैं एज्यूम कर लेता हूं. इनपुट सपोज करो ये P है, ये Q है और ये R है. सो मैं एक गेट एज्यूम करता हूं जिसके इनपुट क्या है, P, Q एंड R. इसके इनपुट क्या है, P, Q एंड R, और इसका आउटपुट क्या है, Y. ये गिवन है. बट देखो क्वेश्चन में पी क्यू आर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी गिवन है. सो हमें पी क्यू आर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी एंड डी. सो एक बार करते हैं. सो पी पी क्या आ रहा है, पी देखो एक नॉर गेट का आउटपुट है जिसके इनपुट क्या है, ए एंड पी. सो ये नॉर गेट का आउटपुट है जिसके इनपुट क्या है, ए एंड बी. सो डी मॉर्गन्स लॉ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस विल बिकम ए बार एंड डी बार. राइट, सिमिलरली क्यू क्या है, नॉर गेट का आउटपुट है जिसके इनपुट क्या है, ए एंड सी. सो दिस विल बिकम ए प्लस सी का होल बार, और डी मॉर्गन से अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा आपका ए बार एंड सी बार. राइट, सिमिलरली आर क्या है, आर है आपका ए, और देखो डी नहीं है यहां पे, इनपुट में क्या जा रहा है, नॉर के, डी बार जा रहा है. फर्दर बार लगाएंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बार इंटू डी बार का बार क्या होगा, डी. सो डी बार का बार क्या होता है, डी. ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेम वेरिएबल ही हमें दे देता है. ठीक है, सो हमें पी क्यू आर पता चल गया. अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया इस वाले क्वेश्चन को. सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसकी ट्रुथ टेबल को पार्शियली बनाना होगा. इसकी ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, हम इसको लिखते हैं. सो इनपुट क्या है, पी क्यू आर, और आपका आउटपुट क्या है बेटा, वाई. राइट, सो हम इसको एनालाइज करेंगे. सो पार्शियल ट्रुथ टेबल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पार्शियली अगर हम लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा लॉजिक गेट है, हमें पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो एक बार इसको एनालाइज करते हैं. सो ध्यान से देखो, इसको हम एनालाइज करेंगे ना, तो हम डिफरेंट रीजन्स में इसको एनालाइज करते हैं या डिफरेंट पार्ट्स में एनालाइज करेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट ये ले रहा हूं मैं, ये देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. ये फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम पी क्यू आर एक बार एनालाइज करते हैं, पी क्यू आर और आउटपुट वाई की है. सो देखो, इस रीजन वन में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ए बार क्या हो जाएगा 1, बी बार क्या हो जाएगा 1. सो 1 एंड 1 1 होएगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. सिमिलरली क्यू की वैल्यू क्या है रीजन वन में, दैट इज ए बार एंड सी बार. ए बार 1, सी बार 1.
सिमिलरली आर की वैल्यू क्या है, ए बार एंड डी। ए बार आपका 1 है और डी क्या है 0, 1 एंड 0 0। और इस रीजन में देखो आउटपुट क्या है आपका 1 है, राइट। सिमिलरली रीजन 2 में देखो, ये आपका रीजन 2 है या सब पार्ट 2। यहां पे अगर देखो तो पी की वैल्यू क्या है, ए बार एंड बी बार। ए बार 1, बी बार भी 1 है, सो पी 1 हो गया। सिमिलरली क्यू की वैल्यू ए बार एंड सी बार। ए बार आपका 1 है, सी बार भी आपका 1 है। और आर की वैल्यू क्या है, ए बार एंड डी। ए बार आपका 1 है, सॉरी रीजन नंबर 2 में ए बार 1 है और डी आपका 1 है, सो 1 एंड 1 1। और आउटपुट देखो रीजन 2 में क्या है आपका 1 है, राइट। सिमिलरली आप चाहो तो रीजन 3 के लिए भी एनालाइज कर सकते हो। ध्यान से देखो इस रीजन 3 के लिए, सो रीजन 3 में पी की वैल्यू क्या है, ए बार एंड बी बार। ए बार 1 है, बी बार भी 1 है। क्यू की वैल्यू ए बार एंड सी बार। ए बार आपका 1 है और सी बार क्या है अब रीजन 3 में 0 है, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है तो सी बार क्या हो जाएगा 0। सो ए बार 1, सी बार 0, सो इट विल बिकम 0, राइट। सिमिलरली आर की वैल्यू क्या है, ए बार एंड डी। ए बार आपका रीजन 3 में क्या है 1 और डी की वैल्यू क्या है 0, तो 1 एंड 0 0। और रीजन 3 में आउटपुट क्या है बेटा 1। सिमिलरली हम और रीजन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रीजन और मैं बोलूंगा जहां पे आपको कैलकुलेट करना चाहिए, जहां पे आउटपुट इसका 0 हो रहा है। ध्यान से देखो, इसको मैं रीजन 4 बोल देता हूं। ये है, ये रीजन 4 है। यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो देखो इसमें पी की वैल्यू क्या है इस रीजन 4 में, ए बार एंड बी बार। ए बार की वैल्यू 1, बी बार की वैल्यू 0, सो ए बार एंड बी बार 0 हो जाएगा। सिमिलरली क्यू की वैल्यू क्या है, ए बार एंड सी बार। सो ए बार 1, ए बार 1, सी बार 0, सो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, ए बार एंड डी। ए बार आपका 1 है रीजन 4 में और डी की वैल्यू क्या है 0 है, सो 1 एंड 0 0। और आउटपुट आपका क्या है 0। बस इतना भी अगर हमारे पास डेटा होएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये आपका रीजन नंबर 1 के लिए है, ये रीजन नंबर 2 के लिए, रीजन नंबर 3 और रीजन नंबर 4 के लिए हमने ये पार्शियली बना लिया, ठीक है। पार्शियल क्यों, क्योंकि मैं और कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहा। और कॉम्बिनेशन क्या, अगर 3 वेरिएबल है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन से हमारा ट्रुथ टेबल बनेगा, मतलब टोटल 8 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। बट मुझे 8 की जरूरत नहीं है, इसी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। ध्यान से देखो ऑप्शन में आपका क्या गिवन है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, राइट। इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूं आपके क्या क्या ऑप्शन है। सो मैंने क्या बोला, पहला ऑप्शन क्या बेटा, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। मैं कुछ की पॉइंट्स बताते हुए चल रहा हूं, इसको ध्यान से समझते हुए चलना, राइट। तो एक एक करके हम गेट चेक करते हैं कि अगर एंड गेट में ये इनपुट है क्या मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो एंड गेट में जब मल्टीपल इनपुट होता है तो हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है, जिनको नहीं पता उसमें हम कैसे एनालाइज करते हैं एंड गेट में, फॉर मल्टीपल इनपुट एंड गेट, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 देन आउटपुट मस्ट बी 0। आई रिपीट, इफ any of the input in AND gate is 0 then output must be 0। तो AND गेट में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। क्या ये हो रहा है, इसमें चेक करो, क्या एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 हो रहा है। तो फर्स्ट केस में ही पता चल जा रहा है कि ये AND गेट नहीं हो सकता, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, राइट। सेकंड हम चेक करते हैं नैंड गेट, क्योंकि मिलता जुलता है तो नैंड गेट पे आ जाते हैं। तो नैंड गेट में क्या है, जैसे एंड गेट पे एक इनपुट अगर 0 है, कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा। नैंड गेट क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट होएगा कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 है तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या ये चीज हो रही है यहां पे, एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एक भी 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, बिल्कुल।
फर्स्ट केस में ट्रू है। सेकंड में एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, नहीं, यहां पे नहीं हो रहा। और भी केस देख लो, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो रहा है, थर्ड में तो हो रहा है, फोर्थ में हो रहा है, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, नहीं हो रहा। सो आपका NAND भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो मेरी सजेशन ये रहेगी कि ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉर गेट। नॉर गेट और ऑर गेट। ऑर गेट में क्या होता है, फॉर एन मल्टीपल इनपुट, फॉर ए मल्टीपल इनपुट ऑर गेट, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। अगर मल्टीपल इनपुट ऑर गेट में एक भी इनपुट अगर आपका 1 है तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। और नॉर गेट जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉर गेट का चेक कर लेते हैं। एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। देखो एक भी इनपुट 1 है, क्या आउटपुट 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। सो नॉर गेट सही नहीं है। और गेट में क्या बोला, एक भी इनपुट अगर आपका 1 है तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0। तो एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, और अगर एक भी 1 नहीं होएगा तो मतलब आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। देखो एक भी 1 नहीं है तो आउटपुट आपका 0 हो रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज और गेट। सो यहां पे हमने क्या चीज देखी कि इस टाइप के क्वेश्चन, कौन सा टाइप के क्वेश्चन जहां पे टाइमिंग वेवफॉर्म गिवन होती है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम एनालाइज कैसे करते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा यहां पे कि जो डिफरेंट गेट है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सो इनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो सिमिलर प्रॉपर्टीज आपकी एक्सॉर गेट या फिर एक्सनॉर गेट के लिए भी होती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, ओपन पे बेस्ड, एक बार मैं पढ़ देता हूं इसको। In the circuit below, there is a voltage drop of 0.7 volt across the diode D in forward bias, while no current flows through it in reverse bias. Circuit is given. If Vin is a sinusoidal signal of frequency 50 hertz with an RMS value of 1 volt, the maximum current that flows through the diode is closest to, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक सर्किट जहां पे ये डायोड क्या है, ये आपका एक प्रैक्टिकल डायोड है। तो देखो इसमें लैंग्वेज क्या यूज की है, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट। ये वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है ये सेम चीज है जो कि बिल्ट इन वोल्टेज होता है, ठीक है, या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप या कट इन वोल्टेज, डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। क्या क्या नाम है, बिल्ट इन वोल्टेज, ठीक है, या कट इन वोल्टेज, ठीक है, या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। तो सारी चीज एक ही है, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्ट इन वोल्टेज। तो इसका बिल्ट इन वोल्टेज कितना दे रखा है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो, यहां पे एक लैंग्वेज यूज की है, वी इन आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, वी इन इनडायरेक्टली इन्होंने डेटा दे रखा है कि वी इन इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज विद एन आरएमएस वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट। और आपसे ये पूछा है कि डायोड के थ्रू मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है, आपसे ये पूछा है। सो जब भी मैक्सिमम या पीक करंट या पीक वोल्टेज की बात होती है तो हमें जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, वहां पे हमें पीक वैल्यू पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको आरएमएस वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज। बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं, बट हम आरएमएस वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो देखो एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम आरएमएस वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लो एक बार। सो सपोज करो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की पीक वोल्टेज वीएम है, पॉजिटिव पीक वीएम है और नेगेटिव पीक माइनस वीएम है। तो आरएमएस वोल्टेज इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस वैल्यू या आरएमएस वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी जो भी पीक वैल्यू होती है इसकी डिवाइड बाई √2। सो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी पीक वैल्यू निकालना चाहूं या पीक वोल्टेज निकालना चाहूं तो ये कैसे निकाल सकता हूं, इसकी आरएमएस वैल्यू इंटू √2, राइट।
सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पे देखो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी आरएमएस वैल्यू गिवन है 1 वोल्ट। तो क्या आप पीक वैल्यू निकाल सकते हो? पीक वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अगर मैं वीएम मान लेता हूं इसको, पीक वैल्यू को वी इन की, क्योंकि साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो इसकी पीक वैल्यू को मैं वीएम मान लेता हूं। तो वीएम कैसे कैलकुलेट करूंगा, आरएमएस वैल्यू इंटू √2 वोल्ट, इतनी आएगी। दैट मीन्स √2 कितना होता है, 1.414 वोल्ट। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, बट इस फ्रीक्वेंसी का एज सच यूज नहीं है, एज सच यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बैंडविड्थ वगैरह की बात नहीं कर रहे, तो फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहां पे हमें दो नोडल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, एक इस पे, इसको मैं वी बोल देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, इसको मैं वी बोल देता हूं। इनकी वोल्टेजेस को कैलकुलेट करना है। सो देखो अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो वीबी की वैल्यू आप डायरेक्टली बता सकते हो। ये वीबी वोल्टेज क्या होगी आपकी, इट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 वोल्ट। कैसे, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। सो वर्चुअल ग्राउंड की वजह से इसकी वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, और वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब ओपैम्प आपका क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में होता है प्लस लीनियर रीजन में ऑपरेट करे। कई बार क्या होता है कि आप लोग मिस कर जाते हो, सिर्फ नेगेटिव फीडबैक होने होने से गारंटी नहीं है कि आपका वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होएगा। आपको यह भी चेक करना है कि आपका ओपैम्प नेगेटिव फीडबैक में तो है, बट क्या वो लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो थोड़ा सा अगर सर्किट को एनालाइज करोगे ना, थोड़ा सा अगर सर्किट को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ओपैम्प है, आप इनपुट को कैसे भी वेरी कर लो, कैसे भी मतलब ये जो गिवन रेंज है, इस रेंज में कैसे भी वेरी करो, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमेशा, ये जो पावर सप्लाई वोल्टेज है ना ±15 वोल्ट, इससे हमेशा क्या होएगा, कम ही रहेगा, इससे हमेशा कम ही रहेगा। कुछ भी आप वेरिएशन करके देख लो, वीन जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से आउटपुट कभी भी 15 वोल्ट को एक्सीड नहीं कर सकता। तो अगर नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि ओपैम्प मेरा हमेशा लीनियर रीजन में ही रहेगा, और लीनियर रीजन में रहेगा तो वर्चुअल ग्राउंड हमेशा एप्लीकेबल है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है या नहीं, तो लीनियर रीजन के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंट इनपुट वोल्टेज, राइट। सो ये थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इनपुट को कैसे भी वेरी करके देख ले, डायोड को ऑन या ऑफ करके देख ले, आउटपुट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ±15 से कम ही रहेगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट वीए, कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वीए कैलकुलेट करने से पहले हमें ये दिख रहा है कि यहां पे एक डायोड का यूज कर रहे हैं। अब जैसे डायोड आ जाएगा तो डायोड का सबसे पहले हमें स्टेट पता होना चाहिए कि डायोड मेरा ऑन स्टेट में है या फिर ऑफ स्टेट में, मतलब कंडक्टिंग स्टेट में या फिर नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। तो जब तक मुझे ये इंफॉर्मेशन पता नहीं होगी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो सेकंड इसमें स्टेप क्या है, आपको पता करना है कि ये जो डायोड है वो ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में। सो ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। सो एक बार मैं इस सर्किट को फिर से बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 20 ओम है, ये आपका 10 ओम है, और ये आपका 30 ओम है, ठीक है, और ये आपका डायोड है। अभी मैं डायोड को पूरा नहीं बना रहा, बट डायोड की ओरिएंटेशन को मैं रेफरेंस के लिए यहां पे बना दे रहा हूं। आई गेस मैंने वैल्यू सही रखी है, देखो 20 एंड 10 बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। सो देखो ओपन सर्किट टेस्ट में बेटा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से सिर्फ हमें यह पता चलता है कि हमारा डायोड ऑन स्टेट में है या फिर ऑफ स्टेट में, और कोई इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलेगी। तो हमें यही तो पता करना है कि हमारा डायोड ऑन है या ऑफ है।
ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम कैसे यूज करते हैं, जिनको नहीं पता, ओपन सर्किट टेस्ट में हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा डायोड ऑफ है। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि मेरा डायोड ऑफ है। तो जैसे ही डायोड ऑफ हो जाएगा तो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना लिया इसका। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वीपी एंड वीएन, मतलब पी साइड की वोल्टेज और एन साइड की वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, वीपी और वीएन को कंपेयर करके बताते हैं कि हमारा डायोड किस वैल्यू पे ऑन रहेगा, किस वैल्यू पे ऑफ रहेगा। ठीक है। सो इसको देखते हैं। सो देखो, ये लिखने से पहले सबसे पहले ये बताओ, यहां पे तो देखो 0 वोल्ट मैंने बता दिया था, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। नेगेटिव फीडबैक है, लीनियर रीजन में है, तो आपका वर्चुअल ग्राउंड की वजह से इस नोड पे 0 वोल्ट आ रहेगा। क्लियर। सेकंड, यहां पे हमें वीपी और वीएन कैलकुलेट करना है बेटा। सो वीपी और वीएन के लिए सबसे पहले आप वीएन कैलकुलेट करो। तो वीएन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये 0 वोल्ट आ जाएगी। और ये देखो, ये वाला सर्किट क्या है, आपको दिख रहा है वी इन 2 रजिस्टर है और ये 0 वोल्ट है। तो जब भी इस टाइप का आपका कोई पार्ट आ जाता है, तो आप बीच में कहीं पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके लिए मैं एक डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, वो याद रखना। ठीक है। सपोज करो इस टाइप की कोई ब्रांच आपको दिख जाती है, R1, R2 और यहां पे VX। सो आपको अगर VX कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, V1 इंटू R2 प्लस V2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। राइट। ऑल दो मल्टीपल अप्रोच से भी हम इस VP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये VX की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, KCL का यूज कर सकता हूं मैं, या फिर मैं करंट को इक्वेट करके भी VX की वैल्यू निकाल सकता हूं। बट सबसे सिंपल तरीका है, आप ये फॉर्मूला याद रखो, आराम से आप VX की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। सो देखो, अगर मैं यहां पे VP की वैल्यू निकालना चाहूं तो VP की वैल्यू क्या आ जाएगी, VP की वैल्यू आ जाएगी यहां से देखो, V इन इंटू 10 प्लस 0 इंटू 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20 + 10। सो VP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, V इन बाई 3, V in/3। सो यहां से मुझे यह पता चल गया कि मेरा डायोड ऑन कब होएगा, ऑफ कब होएगा। मेरा डायोड ऑन कब होएगा, मेरा डायोड ऑन तब होता है जब पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से ज्यादा होती है, मतलब वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, तो मेरा डायोड ऑन होएगा, अदरवाइज मेरा डायोड ऑफ होएगा। अगर वीपी वीएन से छोटा है तो मेरा डायोड ऑफ होएगा, यही होएगा। अब जरा वीपी और वीएन की वैल्यू रख दो यहां पे। वीपी क्या है बेटा, अभी कैलकुलेट किया था, V in/3। अच्छा, इसके लिए एक चीज और है बेटा, एक डायोड ऑन या ऑफ कब होता है ये आप नोट डाउन कर सकते हो अगर जिनको नहीं पता। एक अगर हमारे पास प्रैक्टिकल डायोड होता है, सपोज ये आइडियल डायोड है, दिस इज वीपी, दिस इज वीएन। ठीक है। सो इफ वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, अगर मेरा वीपी वीएन से ज्यादा है तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा बेटा, ऑन हो जाएगा, अगर ये आइडियल डायोड है। और वीपी अगर वीएन से लेस है, कम है, तो मेरा डायोड ऑफ हो जाएगा। और इक्विवेलेंट सर्किट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड केस इसमें बनता है कि अगर मेरा डायोड प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट आइडियल, मतलब कि कट इन वोल्टेज दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ना 0.7 वोल्ट। तो अगर वो चीज बेटा गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डायोड ऑन है या ऑफ है। बस आप क्या देखोगे, वीपी माइनस वीएन मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब वीपी माइनस वीएन इज लेस देन इक्वल टू 0.7 भी बोल सकते हैं, तो मेरा डायोड ऑफ हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो ये कंडीशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर। सो सेकंड वाले केस का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब वापस आओ यहां पे बेटा। सो अगर इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
सो क्योंकि ये आइडियल डायोड नहीं है तो मेरी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, वीपी माइनस वीएन इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, वीपी की वैल्यू रख दो जरा बेटा, वीपी की वैल्यू अभी कैलकुलेट करिए, वी इन बाई 3। वीएन क्या है बेटा, वीएन आपका 0 है, 0.7 यही आ रहा है, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन क्या निकल के आ रही है, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, वी इन बाई 3 इज ग्रेटर देन 0.7। सो ये कितना आ जाएगा, वी इन इज ग्रेटर देन 2.1 वोल्ट। तो अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2.1 वोल्ट से ज्यादा है तो मेरा डायोड ऑन होएगा, और अगर Vp माइनस Vn इज लेस देन इक्वल टू 0.7 तो मेरा डायोड ऑफ होएगा। डायोड ऑफ होएगा मतलब ये कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सो दिस विल बिकम 2.1 वोल्ट, राइट। सो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर इनपुट वोल्टेज 2.1 वोल्ट से ज्यादा है तभी मेरा डायोड ऑन होएगा, और अगर मेरी इनपुट वोल्टेज 2.1 वोल्ट से कम है, अगर मेरी कम है या इसके इक्वल है तो मेरा डायोड ऑफ हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल चुका है। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मेरा डायोड ऑफ स्टेट में है, अगर मेरा डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट या फिर ऑफ स्टेट में है तो डायोड से कितनी करंट फ्लो करेगी बेटा, 0। अगर वो ऑफ पड़ा है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर वो ऑन होगी तभी तो मैं करंट कैलकुलेट करूंगा ना। तो यहां पे जस्ट आपको ये एनालाइज करना है कि मेरा डायोड ऑन है या ऑफ है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको हिंट मिल चुका होगा तो आपको पता चल चुका है कि मेरा डायोड ऑफ है। कैसे ऑफ है देखो जरा, यहां पे बेटा वोल्टेज कितनी आ रही है आपकी, वीपी, वीपी कितनी कैलकुलेट की थी हमने, पी इन बाई 3, राइट। वी इन बाई 3 इतनी वोल्टेज डेवलप हो रही है, राइट, वी इन बाई 3। और मुझे ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो इस वाले नोड पे बेटा हमने वोल्टेज कितनी कैलकुलेट करी थी, वी इन बाई 3। इस नोड पे जो वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। तो इनपुट वोल्टेज के साथ इस नोड की वोल्टेज भी वेरी करेगी। सो इस नोड पे जो वोल्टेज है वी इन बाई 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी इनपुट वोल्टेज पे। तो इनपुट वोल्टेज की बेटा मुझे बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, कितनी थी मैक्सिमम, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी जा रही थी, 1.414, 1.414। सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी जा रही होगी, 1.414 बाई 3, 1.414 बाई 3, ये अप्रोक्सीमेटली देखना 0.5 के आसपास होगी, ठीक है। 0.5 भी नहीं, मतलब कि 0.47 या 0.48 इसके आसपास होगी, ठीक है। सो यहां पे देखो मैक्सिमम वोल्टेज ही आपकी कितनी जा रही है, 0.48 समथिंग जा रही होगी, ठीक है, 0.4748 ऐसे जा रही होगी। और आपको डायोड को ऑन करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए बेटा, इनपुट के लिए कितनी चाहिए, इनपुट आपकी कितनी होनी चाहिए, 2.1। आपकी यहां पे देखो जो इनपुट वोल्टेज है बेटा, ये जो इनपुट वोल्टेज है, ध्यान से आप रिलेट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो गिवन है इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1.414। इसकी आपकी वी इन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गिवन है, 1.414 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहां पे देखो हमने ये कैलकुलेट किया है कि डायोड को ऑन कराने के लिए इनपुट की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 2.1 वोल्ट, तभी मेरा डायोड ऑन होएगा। और 2.1 से अगर इनपुट वोल्टेज कम हुआ तो मेरा डायोड हमेशा ऑफ रहेगा। तो मतलब जो इनपुट की मैक्सिमम वोल्टेज है उससे मेरा डायोड कभी भी ऑन नहीं हो सकता।
तो ऑन नहीं हो सकता, इसका मतलब डायोड विल बी ऑफ, डायोड विल बी ऑफ ऑलवेज, हेंस जो करंट थ्रू डायोड है वो कितना हो जाएगा, 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। सो आपने इसमें 2-3 चीजें सीखी है, ठीक है, कि डायोड बेस्ड प्रॉब्लम जब आता है, ओप एम्प और डायोड के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना होता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, ओपन सर्किट टेस्ट देखा, ठीक है। और तीसरा कि हम इस टाइप की जब ब्रांचेस गिवन होता है तो मिड पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, करंट थ्रू दी डायोड, मैक्सिमम करंट क्या है, ये डायोड हमेशा नॉन कंडक्टिंग स्टेट में, मतलब कि ऑफ स्टेट में, तो करंट आपकी 0 रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इसका ये है, अभी जो क्वेश्चन किया था इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा, 0 एम्पियर, राइट। नेक्स्ट अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिक जो आपने 10th क्लास या 12th क्लास में पढ़ा होगा उसी पे बेस्ड है। अ सर्किट नीड्स टू बी डिजाइन टू मेजर द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सिलेंडर। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। A circuit needs to be designed to measure the resistance R of a cylinder PQ to the best possible accuracy using an ammeter A, a voltmeter V, a battery E, and a current source IS, all assumed to be ideal. The value of R is known to be approximately 10 ohm, and the resistance W of each of the connecting wire is close to 10 ohm. If the currents from the current source and voltage from the battery are known exactly, which of the following circuit provides the most accurate measurement of R? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो डेटा दे रखा है ना, आपको क्या करना है, ये एज्यूम करो वायर, एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है, या ये समझ लो एक अननोन रेजिस्टेंस पड़ा है, उसके रेजिस्टेंस को मुझे मेजर करना है यूजिंग दीज थिंग्स, ठीक है। क्या क्या गिवन है मेरे पास, एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, करंट सोर्स। सो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किए होंगे। और ये जो एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है ना, इसका कोई भी यूज, मतलब हो सकता है कि यूज है, बट बिना इसके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसकी कोई नीड ही नहीं है। समझ में आ रहा है। सो हम देख सकते हैं कि अब जो वायर है उसके रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो कुछ सर्किट डायग्राम में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे बेटा। डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद डी। सो देखो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, इन्होंने एक बैटरी सोर्स ई का यूज किया है, थोड़ा सा विजिबल होएगा आई गेस, ठीक है। सो एक बैटरी सोर्स बेटा ई का यूज किया है, ये आपका बैटरी सोर्स ई है, शायद नीचे से वो कट हो रहा होगा, ठीक है। सो इस बैटरी सोर्स यूज किया है और इसने एमीटर यूज किया है, बट देखो ध्यान से, क्या ये सर्किट सही है, नहीं, ये सर्किट कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज एमीटर को इसने क्या किया हुआ है बेटा, एमीटर को इसने जो अननोन जो वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसके पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है। ये कनेक्शन ही आपका कंप्लीटली रॉन्ग है। एमीटर कभी भी ऐसे पैरेलल में नहीं लगाते, हमेशा वो सीरीज में होता है। क्यों, क्यों, सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं, जो यहां पे देखो इस वाले में इसने बैटरी सोर्स ई ना लगा के करंट सोर्स आईएस का यूज किया है, आईएस का यूज किया है, और इसने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया सर्किट में। ये दोनों कंप्लीटली रॉन्ग है, इसने ऑपोजिट कनेक्शन ले रखा है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा और एमीटर क्या होएगा, इसके सीरीज में लगता है। रीजन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और एक का इनफाइनाइट होता है, एक का इनफाइनाइट होता है, तो जिसकी वजह से ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके गलत है बेटा। एमीटर सीरीज में होना चाहिए था, वोल्ट मीटर यहां पे दिखाना चाहिए था, और यहां पे वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अगर ध्यान से देखोगे तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किट बिल्कुल सही है, सर्किट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इस सर्किट में, ठीक है। इसने बैटरी सोर्स ई का यूज किया, एमीटर को सीरीज में लगा रखा है, जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है इस वायर का, इसको लगा रखा है सीरीज में, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक ऐसा सर्किट बताना है जिससे मैं रेजिस्टेंस को मेजर कर पाऊं। इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस क्या है? मुझे नहीं पता चलेगा कि इससे रेजिस्टेंस क्या है इस वायर का। अब जरा, अब देखो, ये तीनों जब रॉन्ग है, ए भी आपका रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है, और ये भी आपका रॉन्ग है। आई मीन डी तो गलत है, बी भी गलत है, और सी में जो मेरा जो टास्क है रेजिस्टेंस मेजर करने का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो डेफिनेटली कौन सा है? ऑप्शन ए ही सही होगा। बट एक बार देखते हैं कि ऑप्शन ए से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन सही क्यों है और ये ऑप्शन हमने क्यों निग्लेक्ट किया है, क्यों गलत है। सो मैं, छोड़ो, मैं थोड़ा सिंपल सर्किट बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये आर है जिसका रेजिस्टेंस अननोन है बेटा, और इसके पैरेलल में देखो एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। इसको P बोला हुआ है, इस पॉइंट को Q बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे इस वाले सेटअप में। अच्छा, करंट सोर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सुना होगा आपने, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। देखो, करंट सोर्स का मतलब होता है कि अगर ये करंट सोर्स गिवन है तो इस ब्रांच की जो करंट होगी वो फिक्स हमें पता चल जाएगी। सपोज ये 5 एम्पियर है तो मुझे पता चल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर एलिमेंट्स कि उस ब्रांच में और क्या क्या एलिमेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी करंट। अगर ये 5 एम्पियर है तो टोटल इसमें 5 एम्पियर ही फ्लो करेगी, बाकी कुछ भी आपके एलिमेंट्स हो, ठीक है। सो ये आईएस है तो हमें पता चल गया कि इस वाले सेटअप में क्या होएगा बेटा, मतलब कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो कि यहां पे क्वेश्चन में आपका वायर गिवन है, इस रेजिस्टेंस से या वायर से कितनी करंट फ्लो कर दी होगी? आईएस फ्लो कर दी होगी। और इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा के क्या पता कर लिया? इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो वायर का? ओम्स लॉ से। वोल्टेज मुझे पता है, वोल्टेज मुझे पता है इसके क्रॉस वी, और करंट भी पता है कि इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो कर दी है, दैट इज आईएस। Hence, I can find the resistance easily. Clear? So, option A is the correct one. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बार क्या होता है, डेटा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन। अभी क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन यूजुअली हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं एक बार पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा क्या है। In this circuit shown below, 4 silicon diodes and 4 capacitors are connected to a sinusoidal voltage source of amplitude V in greater than 0.7 volt and frequency 1 kilohertz. If the knee voltage for each of the diode is 0.7 volt and the resistance of the capacitors are negligible, the DC output voltage V out after 2 seconds of starting the voltage source is closest to. देखो, ये सर्किट में क्या है, पहले मैं कुछ डेटा जो गिवन है उसको एक्सप्लेन कर दूं बेटा। देखो ध्यान से, इसने ये बोला है जो सिलिकॉन डायोड है वो आइडियल नहीं है बेटा, उनका नी वोल्टेज गिवन है, नी वोल्टेज सेम है, वही चीज जो मैंने अभी समझाया था, वी गामा, बिल्ट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, सेम वही चीज है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, ये अलग अलग लैंग्वेज का यूज करता है, कहीं पे नी वोल्टेज दे देंगे, कहीं पे कट इन वोल्टेज बोल देंगे, कहीं पे बैरियर पोटेंशियल बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, बट सबका मतलब सेम होता है, ठीक है। सो नी वोल्टेज मतलब यही है, वी गामा। कितना दे रखा है इसका? वी गामा 0.7 गिवन है क्वेश्चन में, क्लियर। अच्छा, और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इन्होंने आउटपुट वोल्टेज पूछा है 2 सेकंड के बाद। अभी भूल जाता है कि आउटपुट वोल्टेज कहां पे पूछा है। अभी आउटपुट वोल्टेज को छोड़ के इस सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो। कहीं पे आपने देखा है इस टाइप का सर्किट? सोचने की कोशिश करो कि इस टाइप का सर्किट कभी आपने देखा हो। तो ये जो
क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन वोल्टेज मल्टीप्लायर। अब वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लायर हम क्लैंपर सर्किट की हेल्प से बनाते हैं। सो अगर आपको क्लैंपर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज दिस सर्किट बेस्ड ऑन, आई रिपीट, वोल्टेज मल्टीप्लायर। और ये वोल्टेज मल्टीप्लायर किस पे बेस्ड होता है बेटा? क्लैंपर सर्किट पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको क्लैंपर सर्किट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? सो देखो, जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है इसमें एनालाइज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। है तो बहुत सिंपल, बट इस फॉर्म में एनालाइज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीड्रॉ करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वोल्टेज मल्टीप्लाई वाले सर्किट है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है? सो रीड्रॉ करने से पहले मैंने देखो कुछ नोडल वोल्टेज को मार्क कर लिया बेटा, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये जो बी वाले को है ना मैं स्ट्रेच कर दूंगा। ठीक है? सिमिलरली ई वाले को स्ट्रेच कर दूंगा यहां पे। ठीक है? यहां से सी वाले को मैं स्ट्रेच कर दूंगा। तो जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे आपका जो सर्किट बनेगा बेटा कुछ इस टाइप का बन के आ जाएगा। मैंने वो जो जॉइंट था ना उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, देखो सी वाले को भी स्ट्रेच कर दिया, यहां पे ई वाले को स्ट्रेच किया हुआ है। तो आपका सर्किट कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सर्किट है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल एनालाइज कर सकते हो उसको। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, स्टेडी स्टेट पे जाने से पहले, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बेटा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है कि फुली चार्ज हो जाता है। तो अब देखो, स्टेडी स्टेट में तो आपको दिखेगा कि हर कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। बट जब आप उससे पहले वाली स्टेट देखोगे ना, फुली चार्ज होने से पहले आप देखोगे कि पहले ये वाला कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इस टाइप से ये चार्ज होता है, एक साथ चार्ज नहीं होता। ठीक है? सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप जरा इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी टाइप का सर्किट है जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज वी इन है और मिनिमम वोल्टेज माइनस वी इन है, मतलब पीक वोल्टेज वी इन है। क्लियर? इनपुट की इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ए बी डी डी, इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सो देखो, ये एक बेसिकली आपका क्लैंपर सर्किट है। ठीक है? बेसिकली आपका क्लैंपर सर्किट है। अच्छा, अब इनपुट वोल्टेज आपका पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा, कौन सी साइकिल के लिए हम एनालाइज करेंगे? तो देखो, हम डायोड की डायरेक्शन देख के डिसाइड करते हैं कि वो पॉजिटिव साइकिल में वर्क करेगा या नेगेटिव साइकिल में वर्क करेगा। तो देखो यहां पे डायोड को कंडक्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, डायोड में जो करंट है हमेशा पी से एन फ्लो करती है। तो कंडक्ट कराने के लिए इस डायरेक्शन में हमारी करंट मूव करेगी, राइट? फ्रॉम पी टू एन। ऐसे ही आपका कैपेसिटर चार्ज होगा इसी डायरेक्शन में। बट इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए आपकी जो वोल्टेज है वो कैसी होनी चाहिए, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव। दैट मींस ये कौन सी साइकिल में काम करेगा, नेगेटिव साइकिल। तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइकिल से एनालाइज करना चालू करेंगे और वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि डायोड की ओरिएंटेशन क्या है। सिंस डायोड की ओरिएंटेशन ऐसे है इसलिए हमने नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट किया। क्लियर? सो अगर पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट करते तो पॉजिटिव साइकिल में कुछ भी चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव साइकिल में ये काम नहीं करता। फिर हम नेगेटिव साइकिल में आते तो नेगेटिव साइकिल में अब ये काम करना चालू करेगा। तो काम कैसे करेगा, ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया, ये नेगेटिव साइकिल है। और पॉजिटिव साइकिल को कैसे डिनोट करेंगे, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम पॉजिटिव साइकिल को डिनोट करेंगे। ठीक है? सो नेगेटिव साइकिल में क्या हो रहा है, ये हमारा डायोड इस टाइप से कंडक्ट कर रहा है। अच्छा, जब मेरा डायोड कंडक्ट करेगा तो डायोड क्या है बेटा, आपका प्रैक्टिकल डायोड है। तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इसकी कट इन वोल्टेज से या नी वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, इसी टाइप से। ठीक है? मैंने बताया था जब भी एक डायोड, अच्छा ये कॉन्सेप्ट रह गया था आपका, यहां पे देख लो एक बार। जब भी एक आपका प्रैक्टिकल डायोड होएगा, ठीक है, जब भी एक आपका प्रैक्टिकल डायोड होएगा वी गामा, इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। देखो ओरिएंटेशन देख लो ध्यान से, ये बैटरी हमेशा इसके करंट फ्लो को अपोज करेगी। डायोड में जो करंट है बेटा ऐसे फ्लो करेगी और जो बैटरी जो हम लगाएंगे
उसकी जो करंट है वो ऐसे करनी चाहिए, उसको अपोज करनी चाहिए, तो ओरिएंटेशन हमेशा इस टाइप से होगी वी गामा। और सपोज करो इसका रेजिस्टेंस आरएफ भी गिवन होता, तो हम क्या करते हैं यहां पे आरएफ भी ऐड कर देते। बट क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आपका आरएफ गिवन नहीं होता, तो हम आरएफ को कंसिडर नहीं करेंगे, तो आरएफ की वैल्यू 0 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी गामा से वो कर देंगे, ठीक है। सो अब देखो डायोड की ओरिएंटेशन ऐसा है, तो बैटरी की जो ओरिएंटेशन है वो इस टाइप से होगी, अपोज करेगी हमेशा करंट फ्लो को, तो इस टाइप से बना देंगे। तो अब जरा देखते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ सकता है, तो ये वीएक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो लगा दो केवीएल। केवीएल अगेन जो साइन कन्वेंशन होगी शायद आप लोगों की डिफरेंट होगी, बट आपका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। सो मैं जरा केवीएल अप्लाई करता हूं, केवीएल के लिए देखो इसी डायरेक्शन में मूव करूंगा तो क्या आएगा, वी इन -0.7 माइनस वी एक्स, लूप कंप्लीट, तो इक्वल टू 0, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वी इन -0.7। सो कैपेसिटर पे मुझे चार्ज पता चल, सॉरी वोल्टेज पता चल गई, डेट इज इक्वल टू वी इन -0.7। तो यहां पे कितनी वोल्टेज डेवलप होगी, ओरिएंटेशन ध्यान से देखो, वी इन -0.7, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब ये फुली चार्ज हो चुका है, तो अब हम इस वाले कैपेसिटर पे आएंगे, ठीक है। ये अभी ट्रांजिएंट स्टेट की बात करें, मतलब अभी स्टेडी स्टेट पे नहीं गए, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि चारों के चारों फुली चार्ज हो जाएंगे, तो उस स्टेट पे अभी तक गए नहीं है। अभी हम ट्रांजिएंट स्टेट पे बात करें कि अभी जस्ट चार्ज हो रहे हैं एक एक करके, तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट है, अब सेकंड स्टेज पे जाएंगे। अब देखो सेकंड स्टेज पे हमें पता है कि ये डायोड कंडक्ट करना चाहिए, तो ये डायोड कब कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में, पॉजिटिव में। यहां पे पॉजिटिव होनी चाहिए और यहां पे नेगेटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव साइकिल में ये वाला डायोड अपना का कंडक्ट करेगा। सो ये देखो ये था नेगेटिव साइकिल में, तो सेकंड जो स्टेज होगी, उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव साइकिल। आई होप ये आपको क्लियर है कि पॉजिटिव साइकिल में हम काम करेंगे। पॉजिटिव साइकिल का मतलब ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और यहां पे तो देखो ये चार्ज हो ही चुका है, वी -0.7, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट क्या, ध्यान से देखो, ये आपका है वी इन -0.7, और क्योंकि देखो ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो ये डायोड अभी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ठीक है। ये वाला करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके कट इन पोटेंशियल से रिप्लेस कर देंगे, या कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये कैपेसिटर बनाना भूल गया, ये कैपेसिटर है। अब क्योंकि देखो करंट आपकी कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, तो कैपेसिटर पे जो वोल्टेज डेवलप होगी वो इस टाइप से होगी। इसको अगेन मैं वीएक्स मान लेता हूं, लगा दो फिर से केवीएल, फिर से केवीएल लगा दो बेटा इस पे, तो केवीएल लगाओगे क्या बनेगा, वी इन प्लस वी इन -0.7, फिर यहां पे आएंगे तो -0.7 माइनस वी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि लूप कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। तो यहां से वी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2v इन -1.4। सो यहां पे वोल्टेज कितनी डेवलप होगी बेटा, 2v इन -1.4, क्लियर। सो सिमिलरली आप थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं यहां पे अब डायरेक्टली लिख देता हूं। तो देखो फर्स्ट स्टेज के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया, v इन -0.7, सेकेंड स्टेज में इस पे कैलकुलेट किया, ये कितना निकला, 2v इन -1.4, मैंने 1.4 लिखा है, क्या लिखा है, हाँ 1.4। सिमिलरली जब यहां पे कैलकुलेट करोगे ना, देखो अब थर्ड स्टेज के लिए मैं एक बार हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, कि थर्ड स्टेज के लिए ऐसे कंडक्ट कराओगे और इस लूप पे केवीएल लगाओगे, तो आप क्या करोगे, इसको बैटरी से रिप्लेस करोगे, वी गामा से रिप्लेस करोगे, डेट इज 0.7, फिर यहां पे आप वी एक्स एज्यूम करोगे,
और इस लूप में केवीएल लगाओगे तो Vx की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो जैसे ही आप Vx कैलकुलेट करोगे ना, दिस विल कम आउट टू बी 2V इन -1.4, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ स्टेज में क्या करोगे, इस वाले लूप पे लगाओगे, इस वाले लूप पे लगाओगे, अगेन यहां पे प्लस माइनस Vx एज्यूम करोगे और इसको रिप्लेस कर दोगे किससे, बैटरी से रिप्लेस कर दोगे। कितनी बैटरी से, 0.7 वोल्ट की एक बैटरी से रिप्लेस कर दोगे, क्लियर। सो ये करोगे तो यहां पे भी आपके पास कितनी वोल्टेज आ जाएगी, यहां पे मैक्सिमम वोल्टेज दैट विल कम आउट टू बी 2 विन -1.4 वोल्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, ठीक है। सो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इनपुट में आपका वी इन है, आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, उसका मल्टीपल मिल रहा है, 2 विन, 2 विन मिल रहा है, ठीक है। यहां पे अगर मैं एक एडर सर्किट लगा दूं, ठीक है, यहां पे एक एडर सर्किट लगा दूं तो 2 वीन प्लस वीन 3 वीन मिल जाएगा। अगर मैं वी गामा को निग्लेक्ट करता हूं, मतलब 0.7 और 1.4 को निग्लेक्ट करता हूं, तो मुझे अगर मैं एक एडर सर्किट लगा दूंगा यहां पे, तो मुझे 2 वीन प्लस वीन 3 वीन मिलेगा। सो ऐसे मल्टीपल्स मिलते हैं, जो इनपुट वोल्टेज में जो होता है ना वीन, उसके मल्टीपल्स मुझे आउटपुट में मिलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। क्योंकि इसमें डायोड आपके आइडियल नहीं है, इसलिए मुझे 2 वीन के साथ ये 1.4 वाला फैक्टर भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बेसिकली मैंने वोल्टेज मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन किया है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने क्लास में काफी बार बताया है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर से आजकल ट्रेंड बन रहा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगली बार भी आपको वोल्टेज मल्टीप्लायर पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो क्लैंपर और वोल्टेज मल्टीप्लायर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। आजकल हर एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्होंने पूछा है बेटा वी आउट। अब ध्यान से देखो, एनालाइज करने की कोशिश करो इस वी आउट को। बेटा वी आउट क्या बोल रहा है कि ये एफ नोड पे जो पोटेंशियल है ना, उसको वो वी आउट का नाम दे रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा है। और ग्राउंड कहां पे है बेटा, डी पे भी है। तो मैं वी आउट को ऐसे कैलकुलेट ना करके, देखो बाय डिफॉल्ट अगर वो ग्राउंड नहीं भी बनाता था तो वी आउट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नोड पे हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं ना, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। कोई भी हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं ना, 2 वोल्ट 3 वोल्ट, वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है, ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हम लोग। सो अगर वो नहीं भी बनाता तो वो भी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता। तो देखो, क्योंकि ये वी आउट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये शो कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे ना बोल के मैं क्या करता हूं, वी आउट और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज मैं बोल सकता हूं। तो मतलब एस और डी के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, वही आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। तो यहां पे देखो ध्यान से, एफ और इस ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, वही आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, राइट। सो ये वी आउट किसके बराबर हो जाएगा, कैलकुलेट करो, जो भी वोल्टेजेस है उनको ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, पोलैरिटी क्या आ जाएगी बेटा, पोलैरिटी आ जाएगी, यहां पे प्लस यहां पे माइनस है ना, तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस ऐड कर दो, 2 विन 4 विन 1.4 1.4 -2.8 वोल्ट, यही है। पोलैरिटी इसके हिसाब से हमने डिफाइन की। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, 4 वी इन -2.8 वोल्ट, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, 4 वी इन -2.8 वोल्ट। और अगर आइडियल डायोड होता तो ये 2.8 वाला फैक्टर नहीं आता, सिर्फ 4 वी इन आता, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें ये पूछा है आपसे, ये वी आउट पूछा है, सिमिलरली आपसे ऊपर भी पूछ सकते हैं, आपसे ऊपर भी पूछा जा सकता है, मतलब यहां पे भी पूछा जा सकता है कि बताओ यहां पे कितनी वोल्टेज डेवलप हो रही है। तो यहां पे कितनी होगी, यहां पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है, 2 वीन प्लस वीन दैट इज 3 वीन -2.1। सो ऊपर अगर वोल्टेज कैलकुलेट करते तो वो कितनी आती, 3 वीन -2.1 वोल्ट, क्लियर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। A train of impulses of frequency 500 hertz in which the temporal width of each spike is negligible compared to the period is used to sample a sinusoidal input signal of frequency 100 hertz. The sampled output is, थोड़ा सा पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं बेटा। देखो, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक क्या होता है बेटा, सेंडर होता है। ये कलर विजिबल है या मुझे दूसरा कलर यूज करने दो। ओके, जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं सो यहां पे देखो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, तो जो डेटा जो सेंड करता है उसको सेंडर बोलेंगे, जो रिसीव करेगा उसको रिसीवर बोलेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा, बिल्कुल मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखो जो भी डेटा भेजा जाता है, जो भी रियल टाइम डेटा होता है वो हमेशा बेटा एनालॉग डेटा होता है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो भी ये जो डेटा होता है ना, डेट इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर एनालॉग फॉर्म में होता है। जो रिसीव करेगा वो भी क्या होएगा बेटा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होएगा, एनालॉग डेटा होएगा। और बीच में आता है आपका, बीच में आता है चैनल या मीडियम। इसको चैनल बोल लो या फिर मीडियम बोल लो। अब जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ना, जब हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होता है, एनालॉग डेटा मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है, तो स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए हम डिजिटल फॉर्म में भी कई बार उसको स्टोर करते हैं, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में क्या डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। डिस्क्रीट वैल्यूज होने की वजह से क्या होती है, स्टोरेज कम चाहिए होती है उसमें। इससे भी बड़ा एडवांटेज होता है डिजिटल सिग्नल का, कि जैसे सपोज करो इसको हम एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ट्रांसमीटर लगा होगा ना, ट्रांसमीटर एंटीना लगाएगा, तो उसमें हम एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज जो नॉइस का जो इफेक्ट होता है बेटा, एनालॉग जो सिग्नल होता है उस पर ज्यादा होता है कंपेयर टू डिजिटल। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि एनालॉग डिजिटल पे कम क्यों होता है। सपोज ये मेरे पास डिजिटल कोई एक सिग्नल है, अब सपोज करो इस पे नॉइस का इफेक्ट आता है, नॉइस के इफेक्ट की वजह से ये कुछ ऐसे चेंज हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब 1 और 0 है तो कुछ इस टाइप से चेंज होगी। तो अगर मैं यहां पे क्लिपर का यूज करूं तो वापस मेरे पास देखो एक स्मूथ डिजिटल सिग्नल आ जाएगा या डिजिटल वेवफॉर्म आ जाएगी। तो नॉइस का इफेक्ट डिजिटल सिग्नल पे बहुत कम होता है। मतलब अगर होएगा भी तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं आराम से, बट एनालॉग में क्या है, कंटिन्यूअस वैल्यूज होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल वैल्यू कौन सी थी। तो इसलिए जब भी हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमेशा डिजिटल फॉर्म में ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर? क्योंकि देखो ये एनालॉग अगर सिग्नल है आपका, तो एनालॉग में अगर नॉइस का इफेक्ट आएगा पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यू कौन सी है। बट डिजिटल में तो हमें पता है ना कि आइदर ये 1 है या फिर 0 है, तो हम इजिली गेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फिल्टर का यूज करके, जैसे मेस्ट फिल्टर हो गया या फिर और भी बहुत सारे फिल्टर होते हैं, उसका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो 1 है या 0 है। जो नॉइस की वजह से करप्ट हो गया है वो एक्चुअली में वैल्यू 1 थी या 0 थी। क्लियर? तो नॉइस का जो इफेक्ट होता है डिजिटल में बहुत कम होता है। सो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम सैंपलिंग करते हैं। सो ये जो डेटा है हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं और वापस रिसीवर में क्या करते हैं, एनालॉग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहां पे हम सैंपलिंग का यूज करते हैं। ऑल्दो सैंपलिंग के साथ और भी प्रोसेस होता है, बट यहां पे हम सिर्फ सैंपलिंग पे फोकस करेंगे। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है,
कि इसमें क्या पूछा है। देखो इसमें क्या बोला है, ए ट्रेन ऑफ इंपल्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज और is used to sample a sinusoidal input signal of frequency 100 hertz. So यहां पे देखो क्या है, सैंपल्ड या फिर इंपल्स सिग्नल लेते हैं, इंपल्स ट्रेन। सो इंपल्स ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो इंपल्स ट्रेन क्या है बेटा, इस टाइप से होती है इंपल्स ट्रेन, ठीक है। सो टाइम पीरियड में एज्यूम कर लेता हूं ये टीएस है, ये टीएस है, ठीक है, टीएस है। और यहां पे देखो इंपल्स की फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, आई गेस 500 दे रखी है। एक बार चेक करो कितनी दे रखी है इसमें, 500 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। सो 500 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये टीएस क्या क्या निकल के आएगा, 1/fs, दैट विल बी 2 मिली सेकेंड, दैट विल बी 2 मिली सेकेंड। सिमिलरली आपके पास क्या है, साइनस इनपुट वेवफॉर्म क्या है, साइनसोइडल वेवफॉर्म है, ठीक है। सो इनपुट क्या है, कुछ इस टाइप का है, इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा, टी आई बोल देता है उसको, ठीक है, टी आई बोल देता हूं। तो एफ आई क्या हो जाएगा, सॉरी, टी आई क्या हो जाएगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। और एफ आई क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एफ आई इज इक्वल टू 100 हर्ट्स, आई गेस, ठीक है, 100 हर्ट्स दे रखा है। तो 1/100 कितना हो जाएगा बेटा, 0.01, ठीक है, या फिर 10 मिली सेकेंड, ठीक है, 10 मिली सेकेंड दे रखा है। तो जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो सैंपलिंग में क्या होएगा, ध्यान से देखो, सो इंपल्स ट्रेन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये इंपल्स ट्रेन की बात हो रही है, प्लस हम सैंपल कर रहे हैं एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को सैंपल कर रहे हैं। तो हमें जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा सैंपलिंग के बाद वो किस टाइप से बनेगा, मैं अप्रोक्सीमेटली बनाने की कोशिश करता हूं, 0, 2, 3, कुछ हमें इस टाइप की वेवफॉर्म हमें देखने को मिलेगी। लेट मी ड्रॉ, इसको मैं कंप्लीट करूं। इस टाइप से हमें वेवफॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा अगर मैं सही से बनाऊं तो देखो इस टाइप से आपको वेवफॉर्म देखने को मिलेगी, ये दिस दिस, ये, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कुछ इस टाइप से वेवफॉर्म देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं डॉट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो इस इन डॉट्स को जब या सैंपल्स को आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, इनके बीच में जो टाइम पीरियड है, सैंपल्स के बीच में जो टाइम पीरियड है, दैट इज इक्वल टू टीएस ओनली, ठीक है। जिस हमने सैंपल किया है उसी के बराबर है, ये टीएस इसके बराबर है, ठीक है। सो हमें क्या मिल रही है, एक डिस्क्रीट वेवफॉर्म मिल रही है। बट डिजिटल वेवफॉर्म के लिए हमें सैंपलिंग के साथ एक और प्रोसेस करना होता है, दैट इज क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन भी करनी होती है, तब जाके वो डिजिटल वेवफॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है।
क्वांटाइजेशन। सो यहां पे आते हैं, अब जरा ऑप्शंस को देखो। द सैंपल्ड आउटपुट इज, सबसे पहला फोर्थ ऑप्शन पे आओ। फोर्थ ऑप्शन में है अ साइनोसॉइडल वेव विद द सेम टाइम पीरियड एज द इनपुट सिग्नल। सबसे पहली बात, ये साइनोसॉइडल वेव तो है नहीं बेटा, वो डिस्क्रीट वेव है। ठीक है, सबसे पहली बात कि वो साइनोसॉइडल वेव नहीं है, अब वो डिस्क्रीट वेव फॉर्म बन चुकी है। अगर ये बोलते डिस्क्रीट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म तो भी ठीक होता, बट ये साइनोसॉइडल वेव नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। प्लस ये भी देखो गलत है, ये क्या बोल रहा है, विथ सेम टाइम पीरियड एज द इनपुट सिग्नल। नहीं, ये ठीक है, टाइम पीरियड तो उसका उतना ही रहेगा जितना इनपुट सिग्नल का है, बट साइनोसॉइडल वेव नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अ डिस्क्रीट, बिल्कुल ये डिस्क्रीट है आउटपुट वेव फॉर्म, discrete with the spacing between the peaks being the same as the time period of the input signal। वो क्या बोल रहा है, एक डिस्क्रीट वेवफॉर्म मिलेगी, एक डिस्क्रीट वेवफॉर्म मिलेगी, बिल्कुल सही है। और जो पीक के बीच में जो डिफरेंस है, पीक के बीच में जो टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है, वो किसके बराबर है, इनपुट सिग्नल के बराबर है। क्या ये टाइम पीरियड और इनपुट वेव का जो टाइम पीरियड है सेम है? नहीं है ना। ये जो स्पेसिंग है दो पीक के बीच में, दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द दिस इंपल्स ट्रेन। इंपल्स ट्रेन के टाइम पीरियड के बराबर है, ना कि इनपुट वेव फॉर्म के टाइम पीरियड के बराबर है। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड के बराबर नहीं है, सो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट, अ साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव तो है ही नहीं बेटा, ये डिस्क्रीट वेव फॉर्म है, ये भी गलत होएगा। बट आगे देख लो, विद द सेम टाइम पीरियड एज द सैंपलिंग सिग्नल। नहीं, जो आउटपुट जो सिग्नल है उसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है, इनपुट सिग्नल के बराबर, ना कि सैंपलिंग सिग्नल के बराबर है। ठीक है, सो ये भी गलत है। ये डिस्क्रीट वेव फॉर्म मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, विद द स्पेसिंग बिटवीन द पीक्स बीइंग द सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ द सैंपलिंग सिग्नल, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। जो हमें जो आउटपुट वेव फॉर्म मिली वो क्या मिली, डिस्क्रीट वेव फॉर्म मिली, और जो स्पेसिंग है वो किसके बराबर है, सैंपलिंग सिग्नल। सैंपलिंग सिग्नल ये है, आप इसमें लिख लो यहां पे, इसको हम सैंपलिंग सिग्नल बोल रहे हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट वेवफॉर्म बोल रहे हैं, या इनपुट सिग्नल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है, सैंपलिंग सिग्नल के टाइम पीरियड के बराबर है। और आउटपुट वेवफॉर्म का जो ओवरऑल टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है, इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड के बराबर है। क्लियर? सो यही कॉन्सेप्ट था आई गेस। हाँ, कंप्लीट हो चुका है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे है बेटा जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें से एक आज मैंने कवर किया है, दैट इज योर क्लैंपर एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंट एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, ओके।